स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। पिछले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर इन योर बोर्ड एग्जाम्स और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने आइसोथर्म्स के बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया था और उसमें मैंने नाम लिया था इसका कि फ्रेंडलिक ने काम किया है, देन लैंगम्यूर ने काम किया है। तो दोनों के जो काम है उसमें डिफरेंस कहाँ पे है, किस तरीके से लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो फ्रेंडलिक से अलग है और इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर वेरी हाई प्रेशर्स। तो लैंगम्यूर ने उसी के ऊपर काम किया। फ्रेंडलिक ने काम किया था 1909 में, एंड इरविन लैंगम्यूर ही गेव हिज जनरलाइजेशन रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इन 1916। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी थ्योरी? इट वाज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट? मींस ideal behavior. It talks about ideal behavior. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप आइडियल बिहेवियर ही तो पढ़ते हो गैसेस का। ओके, अब इसकी कुछ assumptions थी। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, it was based upon certain assumptions. And what were those assumptions? कि जब हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करें, उसकी डेरिवेशन हम लोग डेराइव करेंगे। यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है? अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, ही सेड ऑल एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑन एन एड्सॉर्बेंट सरफेस आर इक्विवेलेंट। कि अगर ये कोई सरफेस है तो सरफेस के ऊपर ये देखिए एक्टिव साइट्स हैं, है ना, आपको पता है एक्टिव साइट्स रहती हैं। तो ये सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट है। मॉलिक्यूल यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, ऑल आर इक्विवेलेंट, एक जैसी उनकी बाइंडिंग टेंडेंसी है। आप ये नहीं बोल सकते कि सेंटर वाले की ज्यादा, लेफ्ट वाले की कम। नो, एवरी साइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हैविंग इक्वल टेंडेंसी फॉर बाइंडिंग टू द एड्सॉर्बेट। Ability of a molecule to bind to a particular site is independent of the other sites whether occupied or not. Okay. अब एक मॉलिक्यूल यहां पे लगा है पहले से, दूसरा मॉलिक्यूल आया है और उसने यहां अटैच होना है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसके पड़ोस में मॉलिक्यूल है या नहीं है, कि जहां इसने आके अटैच होना है उसके साथ वाली साइड खाली है या भरी हुई है। दैट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, second, the adsorption is monolayered. The most important, he considered that adsorption is monolayered. Okay, अब आप जरा याद करके बताएं कि मोनोलेयर किसके लिए होती है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए या केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए? Yes, it is applicable for chemical adsorption. क्योंकि मोनोलेयर जो है it is applicable for chemical adsorption. तो लैंगम्यूर talks about chemical adsorption, right? Adsorption process represents two opposing tendencies. One is condensation and another is evaporation. Condensation means condense होना, adsorption. Condensation का मतलब adsorption. और evaporation means desorption. ठीक है? Evaporation means desorption, removal of adsorbate molecules from the surface of adsorbent. Then fourth point, it says the rate of condensation of a gas is proportional to uncovered surface of the adsorbent. मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ अभी. And while the rate of evaporation is proportional to covered surface of adsorbent. क्या मतलब है इस बात का? अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इनके ऊपर बेस्ड ही हम डेरिवेशन करने वाले हैं। मैं लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको अभी नहीं मिटाऊंगी क्योंकि इसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करनी है। ओके, तो फोर्थ assumption of Langmuir says that
रेट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, यहां मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर आके एड्सॉर्प्शन होनी है, दीज आर एक्टिव साइट्स। ओके, अब देखो एड्सॉर्प्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड सरफेस। फिर से क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। सारे के सारे डेस्क खाली पड़े हैं, आप लोग आते जाते हो, बैठते जाते हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग। क्यों? खाली जगह ज्यादा है। ओके, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बीच में जगह खाली रह गई, हर कोई अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ गया, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में खाली छूट गई। अब जो बाद में आएंगे, सरफेस कवर हो गया ना, जो बाद में आएंगे अब एड्सॉर्प्शन उतनी फास्ट नहीं होगी, उसको वहां रुक के चेक करना पड़ेगा कहां पे सीट खाली है, तब वो सरफेस कवर होगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, एड्सॉर्प्शन होगी कहां पे? जो जगह खाली है, जिस सीट पे पहले से ही स्टूडेंट बैठा है, आने वाला स्टूडेंट वहां नहीं बैठेगा, कहां बैठेगा? जो उसके साथ खाली जगह है। मींस जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन के लिए आपको क्या चाहिए? अनकवर्ड एरिया। अनकवर्ड एरिया मतलब यहां पे मॉलिक्यूल लगा है, यहां मॉलिक्यूल लगा है, यहां मॉलिक्यूल लगा है, यहां लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है। अब ये जगह क्या है? खाली। ये जगह क्या है? खाली। ये जगह क्या है? खाली। तो बाहर से जो मॉलिक्यूल आएगा, बाहर जो स्टूडेंट आएगा, वो यहां सेटल हो जाएगा, ये इधर सेटल हो जाएगा, ये इधर सेटल हो जाएगा। क्लियर बात? तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड एरिया। जो अनकवर्ड, मैं एरिया भी नहीं बोलूंगी, सरफेस, अनकवर्ड सरफेस, जो खाली जगह होगी वही एड्सॉर्प्शन होगी। इवेपोरेशन कहां से होगी? इवेपोरेट कौन होगा? जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है। तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड, ये देखिए, दीज आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, दीज आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेंगे? इवेपोरेशन। ये क्या करेंगे? डिसॉर्प्शन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंडलिश बोलता है उसको डिसॉर्प्शन, और लैंडमेयर उनको बोलता है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। दोनों सेम चीज। कंडेंस होना, एड्सॉर्ब होना। एड्सॉर्ब होने के लिए खाली जगह का होना बहुत जरूरी है, तभी एड्सॉर्प्शन होगी। तो डिसॉर्प्शन कहां से होगी? अनकवर्ड एरिया, जो पहले से भर चुका है। ठीक है, जो पहले से ही भरा हुआ है, वहां से ये मॉलिक्यूल उठ के चले जाएंगे, दे विल बी इवेपोरेटेड। ओके, अब हम, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि अनकवर्ड एरिया और कवर्ड एरिया का क्या मतलब है। ओके, अब एक तो टर्म मैंने यूज करनी है इसमें, मैं आपको उसके बारे में पहले बता देती हूं साथ साथ में। लेट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P। हम यहां पे वेरिएशन तो प्रेशर की ही स्टडी करेंगे। लेट प्रेशर ऑफ गैस इज P and theta is fraction of covered surface. Theta is fraction of covered surface. मतलब थीटा किसके बराबर है? नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कवर्ड डिवाइडेड बाय number of active sites available for adsorption। ठीक है, थीटा का मतलब जितनी हमारे पास साइट्स थी, नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स या एक्टिव साइट्स कवर्ड, आप एक्टिव भी बोल सकते हो या इसको एड्सॉर्प्शन लिख देते हैं। नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स कवर्ड या ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड लिखते हैं, ऑक्यूपाइड, एंड नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स, एड्सॉर्प्शन साइट्स अवेलेबल। राइट, ये है थीटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन।
टोटल है 100 में से 60 कवर हो गई, तो फ्रैक्शन कितनी आई 60%, तो हम कहेंगे 60% जो सरफेस है दैट इज कवर्ड। ओके, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस। तो फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड सरफेस क्या होगा, क्योंकि फ्रैक्शन है ना तो 1 माइनस थीटा। क्लियर बात, कवर्ड है थीटा तो फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड सरफेस क्या होगा 1 माइनस थीटा। ओके, नाउ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैं लिखूंगी यहां पे कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब कंडेंसेशन किस पे डिपेंड कर रही है, कवर्ड पे या अनकवर्ड पे, यस अनकवर्ड पे, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। अनकवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मैं इसको ले लेती हूं रेट 1, ठीक है, लेट इट बी, चलो सीधा लिख लेते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन इट इज इक्वल टू K1, रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K1 1 माइनस थीटा इंटू P, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ओके, सिमिलरली रेट ऑफ इवेपोरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस दैट इज थीटा, तो इट विल बी रेट ऑफ कंडेंसेशन इट विल बी इक्वल टू K2 इंटू थीटा। देखो यहां प्रेशर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है, उसको सरफेस छोड़ के जाना है, लेकिन यहां पे प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये दोनों हो गए बराबर, मतलब K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू P इट इज इक्वल टू K2 थीटा। ओके, अब मैं डेरिवेशन को इधर ले आती हूं, K1, अब इसको खोल लीजिए ब्रैकेट को, तो ये आ गया K1 इंटू P, K1 K1P प्लस, सॉरी आगे है माइनस K1 थीटा इंटू P, K1 थीटा P, इसको ब्रैकेट को खोल लिया और इधर आ गया K2 थीटा। ओके, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, K1P इक्वल टू K2 थीटा प्लस K1 थीटा इंटू P। ओके, अब ये आ गया K1P इक्वल टू, यहां से थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा K2 प्लस K1 इंटू P, डन। ओके, अब मुझे थीटा की वैल्यू निकाली है, तो ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो मैं यहां लिख रही हूं थीटा किसके बराबर आया K1P अपॉन K2 प्लस K1P, ठीक है। ओके, अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K2, K2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट थीटा इक्वल्स K1 अपॉन K2
इंटू पी K2 अपॉन K2 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू पी। ठीक है, तो अगेन थीटा इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू पी अपॉन ये 1 हो गया कैंसिल, 1 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू पी। नाउ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू B, दिस इज अनदर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आ गया एक और कांस्टेंट। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, K1 अपॉन K2, दिस विल बी P स्मॉल b कैपिटल P अपॉन 1 प्लस BP, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर Langmuir adsorption isotherm. Okay. Now also, अब थीटा क्या है भाई, थीटा इज फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस, मतलब कितना सरफेस कवर्ड है, दिस इज थीटा। इसका मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस, है ना। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x by m is directly proportional to BP upon 1 plus BP. Okay. Removing the sign of proportionality, I will get one more constant. Let it be K dash into B into P upon 1 plus BP. तो अब K dash into B is equal to A, another constant. एक और कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसके आगे मैं यहां लिख रही हूं, यू विल गेट x बाय m इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। तो आप इसको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के साथ भी निकाल सकते हैं, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। लैंडम्यूर ने थीटा तक की बात की थी और उसको फिर उसने आगे इसके साथ कोरिलेट किया। अब जरा ध्यान से आप लोग इस पूरी डेरिवेशन को एक बार फिर से देखिए, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से बताती हूं आपको अभी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लैंडम्यूर प्रेशर ले लिया हमने गैस का P। ओके, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस थीटा, तो अनकवर्ड कितना होगा 1 माइनस थीटा। नाउ रेट ऑफ कंडेंसेशन और एड्सॉर्प्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया कवर्ड नहीं है एड्सॉर्प्शन उस पर डिपेंड करेगी, जितना खाली सरफेस एड्सॉर्प्शन उतनी ज्यादा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। दूसरा, एड्सॉर्प्शन और किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। ये लीजिए, दोनों को कंबाइन किया 10, रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर आ गया, K1 इंटू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया 1 माइनस थीटा इंटू P। ओके, नाउ रेट ऑफ इवेपोरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एंड दैट इज थीटा, क्योंकि इवेपोरेट कौन होगा, जो ऑलरेडी उसके ऊपर एड्सॉर्ब था। दोनों बराबर हो गए, आमने सामने लिख ली दोनों की, हमने डेरिवेशन करी, मल्टीप्लाई किया अंदर, थीटा वाले एक साइड ले गए, थीटा कॉमन लिया और आपके पास आ गया, दोनों कांस्टेंट्स आ गए K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ओके, अब ऊपर भी और नीचे भी जहां जहां कांस्टेंट है K2 से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास ये चीज आ गई। अब K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट दैट इज B और BP अपॉन 1 प्लस BP, दिस इज लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इसकी एक्सटेंशन कहां जाती है, कवर्ड एरिया। अब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x by m इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड एरिया दैट इज थीटा, तो फिर ये हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है x by m इक्वल टू AP, राइट। ओके, अब इस चीज को इसी इक्वेशन से, अब मैं यहां पे इसको हटा देती हूं, ये आपको क्लियर हो गया है। ग्राफिकली लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इस चीज को कैसे फॉलो करता है, नाउ लेट्स फाइंड दैट। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है बहुत सिंपल, कई बार
बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि ये डेरिवेशन पता नहीं कितनी टफ है, बट अब आपने देख लिया, इट्स टू सिंपल. ओके, नाउ दिस इज द ग्राफ. One side you are having pressure, on another side we are having covered area, means absorption, right? Okay. Same situation हमारे पास आती है. आइसोथर्म तो आइसोथर्म है, वो ऐसे ही होगा, right? अब देखो, ये वाला एरिया लो प्रेशर, ये वाला एरिया हाई प्रेशर, और ये वाला इंटरमीडिएट प्रेशर. ओके, अब देखिए मेरे पास according to Langmuir, theta is equal to BP 1 plus BP, right? Okay. अब देखिए at low pressure, प्रेशर जब कम है तो प्रेशर बहुत कम है. BP is very very less as compared to 1. 1 के कंपैरिजन में BP बहुत स्मॉल है. Therefore BP, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. तो आप क्या लिखेंगे? थीटा विल बी इक्वल टू ओनली BP, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू रही हमारे पास, राइट? और B क्या है? कांस्टेंट. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. तो देख लीजिए लो प्रेशर पे क्या आ गया? थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और थीटा इज इक्वल टू BP, और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और P रेज टू पावर 1. जब कुछ भी नहीं लिखा तो P रेज टू पावर 1, और थीटा इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज टू पावर 1, राइट? ओके. एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत हाई है तो BP is very very large as compared to 1, therefore 1 can be neglected. अब हम 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी? थीटा इक्वल टू BP अपॉन BP. क्या आया भाई? थीटा इक्वल टू 1 मीन्स कांस्टेंट. तो थीटा इज कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज टू पावर 0, क्योंकि आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. तो ये कौन सी रेंज आ गई? P नॉट और P सैचुरेशन. इसका मतलब हाई प्रेशर के ऊपर जो कवर्ड एरिया है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा. क्लियर बात? तो एट हाई प्रेशर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, राइट? ओके. अब बारी आई इंटरमीडिएट की. थर्ड पोर्शन, एट इंटरमीडिएट प्रेशर. ओके, तो इंटरमीडिएट प्रेशर के अंदर हमारे पास रहता है थीटा इक्वल टू BP रेज टू पावर n. क्योंकि यहां आ गया 0 और यहां आ गया 1, तो इसकी जो n की वैल्यू है इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शनल. इट इज हैविंग फ्रैक्शनल वैल्यू, और थीटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज टू पावर n. ठीक है. अब मैं जो चीज यहां की थी ना, अब देखना मैं यहां पे आपको वही चीज करके दिखाने लगी. x by m इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. इसका मतलब x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP रेज टू पावर n. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, आई विल गेट k डैश B P रेज टू पावर n, अनदर कांस्टेंट A P रेज टू पावर n. ये लीजिए, आगे ना सेम चीज जो आपने यहां निकाला वही चीज यहां पे आ गई. देख लीजिए. तो सेम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ जो आप लोग डेराइव करते हो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, अब आप देखो तीनों सिचुएशंस, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, आ गई ना सारी चीजें. देख लीजिए, सारा कुछ आ गया ना, वही का वही हमारे पास पहुंच गया.
तो इस तरीके से अब इंटरमीडिएट के अंदर यहां पे आया, इधर आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू बी पी रेज टू पावर एन, सॉरी बी पी रेज टू पावर पी जीरो, यहां बी पी रेज टू पावर वन वो जीरो, और यहां पे क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू बी पी रेज टू पावर एन, और एन की वैल्यू क्या है 0 to 1, उसको आपने यहां पे डिराइव कर लिया। सेम वही चीजें आ गई कि लो प्रेशर तक क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट पे क्या आ रहा है, और हाई प्रेशर पे क्या आ रहा है। क्लियर? ओके। अब उसमें एक और ग्राफ बनता था। अब हमें बी और ए की वैल्यू भी तो निकालनी है, ठीक है। यहां पे जो हमने उसकी इक्वेशन डिराइव की थी अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, देखते हैं अभी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर x by m it was equal to AP upon 1 plus BP, यही आया था, क्योंकि अब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम, यही आया। ओके, प्रेशर को इधर ले आइए तो हमारे पास आया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस BP, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इस टर्म को, प्रेशर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, बी और ए की वैल्यू निकाली है, मैं दोनों को इन्वर्स करने लगी, तो इन्वर्टिंग द इक्वेशन आई विल गेट प्रेशर अपॉन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और 1 प्लस बीपी किसके बराबर आ गया, 1 प्लस बीपी अपॉन ए, राइट। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है P अपॉन एक्स बाई एम इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस BP अपॉन ए। कैन आई राइट इट लाइक दैट? एग्जैक्टली। अब देखें y mx प्लस c, तो B अपॉन a इट इज स्लोप, 1 अपॉन a इट इज इंटरसेप्ट, स्लोप, और P क्या आ गया x, राइट। तो अब जो ग्राफ हमारे पास आएगा, आपको पता है ये ग्राफ ऐसे आएगा, तो इधर आ गया हमारे पास x एक्सिस के ऊपर प्रेशर, इंटरसेप्ट क्या आया भाई 1 अपॉन a इक्वल टू इंटरसेप्ट, इधर क्या आ गया P अपॉन एक्स बाय एम, और आपको पता है इसका जब आप टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू स्लोप, और ये किसके बराबर होगा b अपॉन ए। तो स्लोप से आप वैल्यू ऑफ a कहां से आएगी, इंटरसेप्ट से, एंड वैल्यू ऑफ b कहां से आएगी, स्लोप से, मतलब टेंजेंट थीटा। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, आप लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कोई भी, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड टॉपिक। ओके, ठीक है। फिर से अगर आप देखना चाहें, देखो सेम यही दो ग्राफ हमने उधर बनाए थे फ्रेनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, ठीक है। सेम चीजें हमारे पास यहां पे निकल आई, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ हमने करा, और दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास आई ना बाद में इक्वेशन, कवर्ड एरिया से हमने जब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट किया तो वी वर गेटिंग 2 कांस्टेंट्स, हमारे पास 2 कांस्टेंट आ गए, ठीक है। तो उसको आप ग्राफिकली उन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, जैसे फ्रेंडलिक के अंदर थी ना बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी,
उसी तरीके से लैंगम्यूर के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। ये हाई प्रेशर पे भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद है और गैसेस का आइडियल बिहेवियर याद है, तो आपको पता है जितनी भी रियल गैसेस हैं दे शो आइडियल बिहेवियर कब? जब उनका प्रेशर बहुत लो होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, है ना? प्रेशर लो, वॉल्यूम हाई, तभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी निग्लेक्टेड, जबकि रियलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते। जब बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है तो आप गैस मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और उसमें मैच चल रहा है और किसी का एक 1 रुपए का कॉइन वहीं पे गिर गया, तो इतने बड़े ग्राउंड के अंदर उस गिरे हुए 1 रुपए के कॉइन से क्या गेम को कोई हिंड्रेंस होगी? नहीं होगी। यू कैन जस्ट इग्नोर द सरफेस कवर्ड बाय दैट 1 रुपए कॉइन इन द क्रिकेट ग्राउंड, इट मेक्स एनी डिफरेंस? हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जब वॉल्यूम ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि उसको करना है निग्लेक्ट। इट इज निग्लेक्टेड। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही तो बोलता है कि इट इज निग्लेक्टेड, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब गेम चेंज करो, कैरम बोर्ड पे आ जाओ, उसी 1 रुपए के कॉइन को अब कैरम के अंदर रख दीजिए आप। अब क्या होगा? अरे उसका साइज तो आपके पास वो जो कैरम के कॉइन्स हैं उसके बराबर है। इट विल क्रिएट हिंड्रेंस। अब आप उस 1 रुपए के कॉइन के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड था और उसने कहा हाई प्रेशर पे अप्लाइड है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन आइडियल गैस टू फॉलो दिस लॉ एट हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हाई होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो उस कंडीशन में आइडियल गैस के रूल्स फॉलो नहीं होते। ठीक है, मैं जैसे आपको बता रही थी ना, रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है और प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है ना? तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम का मतलब वॉल्यूम ज्यादा, तब भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो दे शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई वॉल्यूम। तो इट वॉज ऑल अबाउट लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।